नमस्कार दोस्तों, ओम शांति। स्वागत है आप सभी का आपके अपने पसंदीदा शो जिंदगी बने आसान में। जिंदगी को आसान बना लें, छोटी छोटी बातों में मुस्कान ढूंढ लें, हर मोड़ पे थोड़ा सा आराम ढूंढ लें। तकलीफ़ें तो आएंगी, ये तो तय है, पर उनमें भी जीने का पैगाम ढूंढ लें। तो आज के एपिसोड में हमारे साथ जुड़े हैं हमारे स्पिरिचुअल मेंटोर, स्कॉलर एंड रिसर्चर बीके राजीव भाई। तो आइए उनका स्वागत करते हैं। ओम शांति, वेलकम टू आवर शो। ओम शांति अनुष्का। भाई जी, जैसे आज के ज़माने में जो लोग हैं उनका जो नेचर है, बिहेवियर है, तो क्या सचमुच उनका जो आज का नेचर है वर्तमान में वो उनके बचपन से जुड़ा है? अनुष्का, आपने बहुत ही गहरा सवाल पूछा है। मैं समझता हूँ, क्योंकि अगर देखा जाए तो जो भी हम बिहेव करते हैं, चाहे हमारी एज 50 साल की हो, 70 साल की हो, जो भी हमारा एडोलसेंस में जो भी बिहेवियर है, उसके पीछे हमारा ड्राइविंग फोर्स कहीं ना कहीं हमारा बचपन होता है, हमारे बचपन की मान्यताएं होती हैं, और वो हमारे पूरे जीवन के शो को ड्राइव करती हैं। लेकिन हम में से बहुत से कम लोग उसको समझ पाते हैं कि कैसा मेरा बचपन अभी के मेरे वर्तमान बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर रहा है। और इसके हमने बहुत सारे केसेस देखे हैं। हाँ, मैं शेयर करना चाहूँगा ऐसे कुछ केसेस। जी जी। जैसे देखा जाता है कि स्पेशली एज रिग्रेशन में क्या होता है कि व्यक्ति को लिटाया जाता है और हिप्नोसिस के माध्यम से उसको पास्ट लाइफ में नहीं, पूर्व जन्म में नहीं, वर्तमान के उसके बचपन के जीवन से लेकर अब तक क्या क्या जो मेन घटनाएं या इवेंट्स हुए हैं उसको रिकलेक्ट कराया जाता है। तो मैंने आश्चर्य ये पाया। तो हिप्नोसिस में आप क्या मतलब क्या करते हैं? हिप्नोसिस देखा जाए तो वास्तव में ये एक प्रोसेस है जिसमें व्यक्ति को बहुत ही डीप या गहरी शांति की अवस्था में ले जाया जाता है, डीप रिलैक्सेशन की अवस्था में ले जाया जाता है, और ले जाने के बाद उसे एक सजेशंस दिए जाते हैं, अफर्मेशंस दिए जाते हैं, और उससे बहुत सारी चीज़ों का उपचार होता है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति बचपन में पानी में वो डूब गया था, तो पानी का वो फोबिया या फियर उसके सबकॉन्शियस माइंड में बैठा हुआ है, और इतने बड़े होने के बाद भी जैसे ही वो पानी के पास जाएगा या किसी वाटर बॉडी के पास जाएगा, तो आप पाएंगे कि कहीं ना कहीं उसे एक भय की फीलिंग स्टार्ट हो जाएगी, ट्रिगर हो जाएगी। राइट। तो ऐसे केसेस में क्या किया जाता है, हिप्नोसिस को एज ए ट्रीटमेंट, एज ए थेरेपी लिया जाता है। हाँ जी। बहुत से लोग सर्टिफाइड हिप्नोथेरेपिस्ट भी होते हैं। ये कोई हिप्नोटिज्म नहीं है, सम्मोहन नहीं है कि किसी के माइंड को हमने कंट्रोल कर लिया हो, जैसे आमतौर पे लोगों के अंदर यही सोचते हैं। मैं भी अगर सुनूंगी तो ये सोचूंगी कि हिप्नोटाइज करना मतलब किसी को कंट्रोल करना, किसी के माइंड को कंट्रोल करना। तो ये बहुत सारे शोज़ या मूवीज़ हमने देखी रहती है तो हमारे मन में रहता है, दैट इज़ डिफरेंट। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं हिप्नोसिस की, जिसमें व्यक्ति को बहुत ही डीप रिलैक्सेशन सजेशंस दिए जाते हैं, उसको बहुत ही डीपली रिलैक्स किया जाता है, कुछ विजुलाइज करने के लिए कहा जाता है। तो जैसे ही उसका जब कॉन्शियस माइंड शांत हो जाता है, तो सब कॉन्शियस में जो दबी इन्फॉर्मेशन है उसे रिट्राइव किया जा सकता है या उसे ऊपर लाया जा सकता है। तो जैसे मैंने बताया फोबिया के केस में डर लग रहा है पानी से, तो कहीं ना कहीं वो डर की फीलिंग्स जो होती हैं हमारे सबकॉन्शियस माइंड में होती हैं। आप जैसे जानते ही, हमारे श्रोता भी जानते होंगे कि मन को दो भागों में बांटा जाता है। एक होता है हमारा कॉन्शियस माइंड, जो कि मुश्किल से 10% होता है, और दूसरा होता है हमारा सबकॉन्शियस माइंड, जो कि 90% स्पेस जो है ऑक्यूपाई करता है हमारे अंतर्मन का। हाँ जी। जिसमें हमारे बॉडी को कंट्रोल करना। जैसे देखिए, आप मेरे से बातें कर रही हैं, फिर भी आप श्वास लेना नहीं भूल रही हैं। हाँ जी। तो श्वास कौन कंट्रोल कर रहा है? ये आपका सबकॉन्शियस माइंड है। तो हमारा डाइजेशन प्रोसेस, या हम रात को सो जाते हैं तो हमारे हार्ट बीट्स बंद नहीं हो जाते हैं, वो भी चलता रहता है। तो ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड के कंट्रोल में रहता है, हमारे इमोशंस। पर उसको सबकॉन्शियस माइंड को लॉजिक नहीं होता है। लॉजिक किसको होता है? कॉन्शियस माइंड को। तो मेरा कॉन्शियस माइंड आपके कॉन्शियस माइंड से बात कर रहा है। तो जो मैं बता रहा था कि भय की फीलिंग है, ये सबकॉन्शियस में कहीं ना कहीं पे फीड है। यस, और वो चली जाती है, जिसे हम एज रिग्रेशन में बाहर निकालते हैं। यस। तो एज रिग्रेशन में क्या किया जाता है, और बहुत ही काम की चीज़ है इनफैक्ट में, और कोई बहुत वो ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग है।
तो ऐसे में बहुत से कुछ अनुभव शेयर करना चाहूँगा। जैसे मान लीजिए कि अभी हमने फोबिया का केस लिया, डर लग रहा है पानी से, और ये बचपन की बातें हैं। हो सकता है कि जब हम 7-8 साल के रहे होंगे और उसमें हम पानी से अचानक एक्सीडेंटल हम डूब गए होंगे, किसी ने मुझे बचाया। अब पानी के प्रति मेरे सबकॉन्शियस माइंड में एक बिलीफ भी हो गया कि पानी मतलब डेंजरस, राइट। एक बिलीफ ट्रैप हो गया। और क्या, जब बच्चा यूजुअली जब 8 साल के रेंज में होता है, हाँ तो जी। उसका सबकॉन्शियस माइंड बड़ा रिसेप्टिव होता है। कोई भी इंफॉर्मेशन अगर उसे फीड कर दी जाए वो चली जाती है। एक्सेप्ट कर लेता है। पर पेरेंट्स क्या करते हैं, यूजुअली बच्चों को कैजुअली लेते हैं। कोई भी स्टेटमेंट बोल देते हैं, अरे तुम तो बेकार हो। तो कई बार हम मोटिवेशन के तौर पे भी पेरेंट्स यूज़ करते हैं। वो सारी चीज़ें बच्चों के सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है। तो जो मैं फोबिया का जिक्र कर रहा था, भय, पानी से जो भय है, तो भय की जो इमोशंस होते हैं सबकॉन्शियस में बैठ गए हैं। और अक्सर करके जैसे ही लोग जब बचपन से धीरे धीरे बड़े होते हैं, हाँ जी। तो उसको, उस फीलिंग को इग्नोर करते हैं। अब कभी भी वो वाटर बॉडी के पास जाएंगे तो इसको इग्नोर करेंगे। तो यूजुअली हमें लगता है कि हमने इग्नोर कर दिया, मतलब उसको हम भूल गए हैं, अब वो दोबारा नहीं आएगा। लेकिन ये हमारा भ्रम है, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि कभी भी ऐसी सिचुएशन हुई तो वापस वो वाटर बॉडी, वो जल कहीं ना कहीं हमें उस भय को ट्रिगर कर देगा। मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो जाएगी। ये सारी गतिविधियाँ कौन कर रहा है? हमारा सबकॉन्शियस माइंड। तो एज रिग्रेशन में क्या किया जाता है? रिग्रेशन मतलब पीछे जाना। तो व्यक्ति को एकदम रिलैक्स कराया जाता है ताकि उसे इन्फॉर्मेशन या सजेशंस जो हैं दिए जा सके। रिलैक्स कराने के बाद उसे रिकलेक्ट करने के लिए कहा जाता है कि भाई आप जब 5 साल से लेके, है ना, 10 साल के फेज़ में अपने आप को याद कीजिए। आप क्या थे, आपने कौन सी ड्रेस पहनी हुई है, क्या आपके चेहरे के भाव हैं। ये सब सारी बातों पे फोकस किया जाता है। शायद आप सोच सकती हैं कि भाई जी अगर ऐसा है, ये तो हमको हमारा बचपन याद ही है। ऐसे नहीं है। हमको लगता है कि बचपन याद है, लेकिन अभी हम रिलैक्स स्टेट में नहीं है। हमारा चेतन मन, कॉन्शियस माइंड कहीं ना कहीं चल रहा है। ये सारी चीज़ें सबकॉन्शियस के अंदर दबी हुई हैं। पर जैसे ही एक रिलैक्सेशन की अवस्था में ले जाया जाता है, तब हमें वो सारी स्मृतियाँ भी ट्रिगर हो जाती हैं। अच्छा, रियल में अगर हम अब, क्योंकि बचपन के मोमेंट्स तो याद नहीं रहते अच्छे से, बिल्कुल। पर रिग्रेशन करते वक्त वो याद आने लगते हैं। यस, क्योंकि आपका कॉन्शियस माइंड जो है एकदम रिलैक्स हो चुका है। अभी सब कॉन्शियस कहीं ना कहीं एक्टिव है। तो जो स्मृतियाँ आप भूल गई हैं, जो यादें आप भूल गई हैं, वो ऊपर आने लगती है। ओके। अब उन यादों के साथ डर की जो मेमोरी जो बनी है, पानी के साथ जो मेरा डर की जो मेमोरी बनी है, वो भी ऊपर आएगी। पर उससे हम हील कैसे करेंगे? हाँ, याद तो आ गया अब हमें। हाँ, अब मैं आता हूँ। अब मैंने लाइव देखा हुआ है कि जैसे जब मेमोरीज आती हैं, पेशेंट जो लेटा, क्लाइंट मैं कहूँगा, वर्ड पेशेंट नहीं कहूँगा, क्लाइंट जो लेटा हुआ है, वो कहीं ना कहीं वो डर के मारे काँपने लगता है। उसकी पूरी बॉडी जेस्चर्स, उसके चेहरे के हाव भाव ऐसे लग रहा है जैसे सच में वो पानी में डूब रहा है। उस समय हमें कहीं ना कहीं उसे थोड़ा क्या करना पड़ता है? रिलैक्स करना पड़ता है, क्योंकि अभी वो स्मृतियाँ ट्रिगर हो गई हैं। उसके बॉडी पे, उसके चेहरे पे रिफ्लेक्शन आने लगते हैं। ऐसी अवस्था में उसे कहीं ना कहीं इमोशन से सेपरेट करना पड़ता है कि आप अलग हैं, आपका डर का इमोशन अलग है ना। और अच्छे अच्छे अफर्मेशंस कि हाँ, पानी में जाना थोड़ा अनकंफर्टेबल है, लेकिन आप उसे बर्दाश्त कर सकते हैं। ऐसे अफर्मेशंस या स्वमान उसे रिपीट कराए जाते हैं। और रिपीट करते करते धीरे धीरे, ये एक बार में नहीं होता है, रिपीट करते करते थोड़ा उसे असहज महसूस होता है, थोड़ा सा शांति का अनुभव करता है। क्योंकि अफर्मेशंस तो डेली करने के बाद जाके वर्क करते हैं, बट आप एक प्रोसेस कर रहे हो और आप फिर अफर्मेशंस करो तो वो तुरंत कैसे वर्क कर सकता है? हाँ, मैं इसमें आता हूँ। यूजुअली देखिए, जब हम जागृत अवस्था में रहते हैं, कॉन्शियस स्टेट में रहते हैं, तभी भी अफर्मेशन का प्रैक्टिस किया जा सकता है या स्वमान की प्रैक्टिस की जा सकती है। उसके बहुत अच्छे इम्पैक्ट आते हैं। लेकिन जैसे ही अगर आप मेडिटेशन में बैठते हैं, आप अल्फ़ा स्टेट में आते हैं या आप एज रिग्रेशन करवाते हैं, उस समय आपका कॉन्शियस माइंड शांत होने लगता है और सब कॉन्शियस एक्टिव होने लगता है। और ये सारी जो भय की फीलिंग है, सब कॉन्शियस माइंड के अंदर भरी पड़ी है जी। और क्योंकि लाइफ आप रियलिटी के बहुत करीब हैं, उस समय अगर अफर्मेशन रिपीट किया जाए तो उसका प्रभाव कहीं ज़्यादा शक्तिशाली रहता है। बट इसका मतलब ये नहीं होता है कि एक बार के रिपीटेशन से हो गया।
अगर आपको जो जागृत अवस्था में जो अफर्मेशन रिपीट कर रही हैं और सबकॉन्शियस अवस्था में जाकर अफर्मेशंस को आप रिपीट कर रहे हैं या स्वमान की प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसमें ज़मीन आसमान का अंतर होता है, काफ़ी अंतर होता है। अच्छा, वो जल्दी अफेक्ट करता वो होगा? बहुत जल्दी असर करता है और पाया जाता है कि एक सीटिंग में जो क्लाइंट है उसको थोड़ा अच्छा लगता है कि एटलीस्ट उसको रियलाइज़ होता है। पहले तो रियलाइज़ करता है, ओह मुझे तो लग रहा था कि मैं भूल गया हूँ, अब मुझे समझ में आ रहा है कि मुझे पानी से क्यों डर लग रहा है। कई बार ये भी होता है कि बीच के दरमियान जब वो 5 या 7 साल का था तब वो पानी में डूबा था, अभी उसकी उम्र 40 साल है। तो सोचिए कहाँ 40 साल पहले की घटना, मतलब 35 साल पहले की घटना, और तब फर्स्ट सिटिंग में क्लाइंट को ये लगता है कि ओह अब मैं समझ पा रहा हूँ कि मेरे जो पानी से जो भय है उसकी जो रूट्स, उसकी जड़ें कहाँ पे छिपी हैं, बचपन में छिपी हैं, उन मान्यताओं में छिपी हैं कि पानी में जो है, पानी बहुत ही डेंजरस चीज़ होती है, बड़ी ख़तरनाक चीज़ होती है। तो ये एक बार में नहीं हो जाता है, कुछ सिटिंग्स के बाद धीरे धीरे प्रैक्टिस के दरमियान अगर प्रैक्टिस कराया जाए, और आवश्यक नहीं है कि हमें हिप्नोसिस का सहारा लिया जाए। हाँ, ये मेरा क्वेश्चन है कि ज़रूरी है कि हम एक हिप्नोसिस की तरीके से ही उसको हील कर सकते हैं या फिर और भी कोई प्रोसेस है? क्योंकि कई लोग हैं जो मे बी कंफर्टेबल ना हो इन चीज़ों में और खुद ही उसको हील करना चाहते हों। हाँ अनुष्का, इसमें ऐसा होता है कि अगर मान लीजिए कि व्यक्ति इतना स्टेबल माइंडेड नहीं है, उसको इमोशन बार बार परेशान कर रहे हैं, उस केस में तो वो मेडिटेशन नहीं कर पाएगा। उस केस में कहीं ना कहीं हमें थेरेपी या हिप्नोसिस का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन अगर हम मान लीजिए रिलैक्स्ड हैं, नॉर्मल स्टेट में हैं, तब हम जब मेडिटेशन या ध्यान की प्रोसेस में जाते हैं, जब हम मेडिटेशन करते हैं या सोल कॉन्शियस या आत्मिक अवस्था का अभ्यास करते हैं, तब हमारा माइंड अल्फ़ा स्टेट में जाने लगता है, ज़्यादा सजेस्टेबल हो जाता है सूचनाओं के प्रति। उस स्टेट में स्वमान की प्रैक्टिस या अफर्मेशंस या पॉजिटिव थॉट्स रिपीट किए जाएं विथ फीलिंग्स, तो उसका प्रभाव थोड़ा बेटर होता है। तो जैसे लोगों को डिप्रेशन रहता है, एंग्जाइटी है, ये सब एज रिग्रेशन से सही हो सकता है? ये सब सारी चीज़ें, देखिए मैं नहीं कहता हूँ कि एज रिग्रेशन एक माध्यम है। अगर एज रिग्रेशन से सारी चीज़ें हो जाती तो फिर और सब ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन इसमें ऐसा देखा जाता है कि हमारा जो क्लाइंट हमारे पास जो आ रहा है, क्या वो बहुत रैशनल या लॉजिकल है या भावना प्रधान है। तो अक्सर करके देखा गया है कि जो लोग भावना प्रधान होते हैं उन्हें काउंसलिंग के द्वारा थोड़ा कन्विंस करना ईजी रहता है। जो भावना प्रधान है, लेकिन जो लॉजिकल जो रहते हैं वो कन्विंस हो सकते हैं क्योंकि उन्हें हम लॉजिक दे रहे हैं काउंसलिंग में। हाँ जी। लेकिन जो भावना प्रधान है, जिनमें इमोशन बहुत ही हावी है, तो उसमें लॉजिक काम नहीं करता है। लॉजिक वो थोड़ा डिफिकल्ट सिचुएशन वो डिफिकल्ट सिचुएशन हो जाता है। ओके। तो ऐसे केसेस में यूजुअली हम रेकमेंड करते हैं कि एटलीस्ट पहले एज रिग्रेशन के द्वारा जांच की जाए कि ये जो इमोशन अननेसेसरी तो नहीं कहूँगा, ऊपर उछाल खा रहे हैं, इसकी जड़ें कहाँ पर हैं। तो हमारा एज रिग्रेशन के पीछे पर्पज़ ये होता है कि वास्तविकता को जानना कि जो हमारा आज एंजाइटी या जो हम कई बार हमारी भावनाएं ऊपर नीचे हो रही हैं, आखिर इसकी जड़ें कहाँ पर छिपी हैं। क्योंकि जब तक हम किसी चीज़ के रूट कॉज को नहीं जानेंगे तब तक उसको अच्छे से क्योर नहीं कर पाएंगे। तो हिप्नोसिस का हमारा प्रयोजन दो होता है। एक, रूट कॉज को फाइंड करना। दूसरा, अगर रूट कॉज का लिंक मालूम पड़ जाता है कि कैसे मेरे वर्तमान के बिहेवियर की जड़ें उस बचपन में छिपी हैं, उस इमोशन में छिपी हैं, तो क्लाइंट को भी अवेयरनेस आ जाता है। अवेयरनेस किसी भी परिवर्तन की पहली स्टेप है। इसके बाद हम स्वमान अफर्मेशंस का सपोर्ट लेते हैं, तब उसका माइंड नॉर्मल स्टेट में आता है। और जब हमें लगता है कि अभी नॉर्मल स्टेट में है, तब काउंसलिंग, तब ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान, मेडिटेशन, बहुत सारे टेक्निक्स का प्रयोग किया जा सकता है। तो अगर हमें दिख रहा है कि सामने वाला किसी प्रॉब्लम में है और वो स्टेबल नहीं है, तो हम उसे कैसे अवेयर करा सकते हैं? क्योंकि वो तो हमारी सुनेगा नहीं, वो तो अपने ही उन थॉट्स में लॉस्ट है। तो उसे अवेयर कराना, जो आप कह रहे हो, जो स्टेप 1 है किसी भी हीलिंग का, तो वो हम कैसे कर सकते हैं? अनुष्का, हीलिंग एक बहुत ही ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, जिसमें बहुत सारी बातें आ जाती हैं जी। तो अब जो हमने डिस्कशन किया, वो मैं कहीं ना कहीं बचपन की बातों से मैं कनेक्ट कर पा रहा हूँ। हाँ जी। कि कैसे हमारे चाइल्डहुड के बिलीफ्स या मान्यताएं हमारे
वर्तमान में वर्तमान के ड्राइविंग फोर्स का कारण बनती हैं। हाँ जी। मैं जैसे एक और एग्जांपल दूंगा, मैं समझता हूँ इससे और भी हमारे दर्शकों को भी स्पष्टता होगी। एक और भी इंटरेस्टिंग केस ये मैंने देखा था कि हमारे एक मित्र हैं और फिनेंशियली बहुत ही साउंड है, उनके पास गाड़ियाँ हैं और बहुत अच्छी महंगी महंगी गाड़ियाँ, करोड़ों की रेट की गाड़ियाँ हैं और सारी उपलब्धियाँ हैं जी। लेकिन अंदर ऐसी फीलिंग है कि मैं आई एम नॉट गुड इनफ, मैं इतना अच्छा नहीं हूँ, मुझे और मेहनत करना है और मेहनत करना है। और वो ऐसा उनका सोचना है, ऐसी फीलिंग्स आती हैं उनको फीलिंग्स आती हैं और वो उपलब्धियों के बाद भी वो खुश नहीं रह पाते, इंजॉय नहीं कर पाते। तो उन्होंने सोचा चलिए हम ध्यान या मेडिटेशन की प्रैक्टिस करें। पर देखा गया है कि मेडिटेशन और ध्यान भी तब आप कर पाएंगे जब कम से कम बेसिक लेवल की हमारी हीलिंग्स हो। मेडिटेशन आध्यात्मिक ज्ञान बहुत ही अच्छा है, पर अगर मान लीजिए उसके पहले मेरे अंदर एक्सट्रीम लेवल ऑफ एंजाइटी, एक्सट्रीम लेवल ऑफ फियर है तो मैं चीज़ें कर ही नहीं पाऊँगा। और कई बार लोग ये सोचते हैं कि मैं मेडिटेशन या स्पिरिचुअल ज्ञान ले लूँगा, हर समस्या का समाधान हो जाएगा। पर कई बार ऐसा भी होता है कि बायोलॉजिकल रीजंस भी होते हैं। मान लीजिए कि मेरे पेरेंट्स को कहीं ना कहीं थोड़ा सा एंशियस नेचर था या उनका डिप्रेसिव नेचर था, तो वो बॉडी मुझे मिला है अपने पेरेंट्स से, जेनेटिकल हो जाता है, कभी जेनेटिकल हो गया, तो मेरी बॉडी भी वो केमिकल्स प्रोड्यूस नहीं करेगी और मैं लो फील करूँगा, चाहे भले मैं स्पिरिचुअलिटी में आ गया हूँ, आध्यात्मिक ज्ञान को मैं फॉलो कर रहा हूँ, बिकॉज ऑफ केमिकल प्रॉब्लम मैं अच्छा फील नहीं करूँगा। तो केमिकल का ट्रीटमेंट तो केमिकल से होता है, लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि सब कुछ नॉर्मल लग रहा है और वो मेडिटेशन की प्रैक्टिस भी करने की कोशिश करते हैं और उसमें सफलता प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं और काफ़ी परेशान, कहते हैं कि मेरे पास सब कुछ है लेकिन अंदर एक खालीपन है, एक अतृप्ति है जो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्या है। और अक्सर मैंने देखा उनके बिहेवियर में कि वो शांत नहीं बैठते हैं, हमेशा बहुत ज़्यादा बातें करेंगे। तो यूजुअली मैं देखता हूँ, मैं नहीं कहता हूँ कि हम सबको टैग करें, हाँ जी, कई लोग होते हैं टॉकेटिव, नोटिस हो जाता है कभी कभी। कई लोग होते हैं जिन्हें बात करना बहुत पसंद आता है। हाँ जी। अब बात करना बहुत अच्छी चीज़ है। कई लोग इंट्रोवर्ट होते हैं, उन्हें शांति में रहना बहुत अच्छा लगता है। बट अगर कई लोग बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं, बहुत ज़्यादा बातें कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं इस बात की ओर इशारा करता है कि वो बहुत ज़्यादा बातें नहीं कर रहे हैं, वो मन अपने अंदर कितनी ज़्यादा बातें करते होंगे, तो उनका बाहर बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो हो रहा है। यस, इसका मतलब वो जो बाहर जो बात कर रहे हैं वो उनके आंतरिक मनोअवस्था को दर्शाता है कि मन के अंदर कितना ज़्यादा बोल रहे हैं। मुख से तो कम बोल रहे हैं, मन से बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं। और मन से ज़्यादा क्यों बोल रहे हैं? मन से ज़्यादा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उनको अंदर अच्छा फील नहीं हो रहा है, तो उनको लगता है जब मैं बात करूँगा तो कुछ अच्छी फीलिंग आ जाएगी, वैलिडेशन मिलेगा, कहीं वैलिडेशन मिल जाएगा, कहीं अप्रूवल मिलेगा, तो मुझे उससे क्या होगा, मोटिवेशन मिलेगा। जी। और बाहर के लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि समस्या क्या है। तो मैं देख रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा बोलना, तो मुझे डाउट हुआ कुछ तो गड़बड़ है। तो और मैंने चलिए, एक बार कोइंसिडेंस होता है कि हम कई बार फ्लो में होते हैं तो बहुत ज़्यादा बात करते हैं। मैं जितनी बार मैं उनसे मिल रहा हूँ उतनी बार उनका ये स्वभाव। तब हमने क्या किया कि हमने उनको रिक्वेस्ट किया कि एक बार आपका एज रिग्रेशन करवाते हैं, देखते हैं क्या है। और आपको सरप्राइज़ होगा अनुष्का, एज रिग्रेशन में क्या क्या बातें निकल कर आई, हमारे दर्शकों को भी बहुत लाभकारी होगा इस बात को सुनकर। तो उनसे कहा गया कि भाई बताइए आपकी फैमिली हिस्ट्री में कौन कौन है। तो बता रहे थे कि भाई मैं जो हूँ, मेरा एक जो है बड़ा भाई है, मेरी एक छोटी बहन है, मैं बीच वाला हूँ। तो बड़े भाई को जो है कहीं ना कहीं जो है मम्मी बहुत प्यार करती है और छोटी बहन को जो है पापा बहुत प्यार करते हैं, मुझे कोई प्यार नहीं करता। तो बचपन से उन्होंने क्या देखा, कंपैरिजन देखा। और माता पिता उसने उन्हें ऑब्जर्व किया। बचपन में जो बच्चे होते हैं ना, ऑब्जर्व करते हैं किसको कौन ज़्यादा प्यार, अप्रूवल मिल रहा है, प्यार मिल रहा है। तो इसमें तो पेरेंट्स की भी तो गलती हुई कि एक तरीके से एक बच्चे, कोई भी 3 बच्चे हैं अगर घर में, अगर एक बच्चा भी अनलव्ड फील कर रहा है तो इसमें तो एक पेरेंट की गलती हुई ना। देखिए क्या होता है कि हमारे जो इंडियन ट्रेडिशन में ना, पेरेंट्स जो कुछ बिहेवियर करते हैं ना, वो उस हिसाब से करते हैं कि हमारे पेरेंट्स ने हमारे साथ कैसे बिहेव किया था। हमारे भारतीय संस्कृति में पेरेंटिंग की कोई ट्रेनिंग नहीं दी जाती। तो जैसे मेरे माता पिता ने मेरे से बिहेव किया था, वैसे हम बच्चों के साथ भी क्या करते हैं, वैसे ही बिहेव करते हैं। तो हमारे पेरेंट्स जो होते हैं उनके इंटेंशंस बहुत अच्छे होते हैं, कोई भी माता पिता के इंटेंशंस बहुत अच्छे होते हैं,
बट उनका जो प्रेजेंटेशन, बात करने का लहजा, और वो इतने ओपन हो जाते हैं और हम जो मन में आए वो रिएक्ट कर देते हैं, उसका बच्चे पे बहुत गहरा असर होता है। तो बेचारे पेरेंट्स का दोष तो नहीं कहेंगे, लेकिन हम भूल जाते हैं कि हमारा जो बच्चा है ना, 8 साल का या 7 साल का, ये बहुत ही एक कैमरे की तरह है, कि ऐसा कैमरा है जिसमें सारा इन्फॉर्मेशन, एक ऐसा रिकॉर्डिंग डिवाइस है, कैमरा नहीं कहूँगा, एक ऐसा रिकॉर्डिंग डिवाइस है जिसमें सारा इन्फॉर्मेशन फीड हो रहा है और जो उसके पूरे भविष्य को निर्धारित करेगा। तो सोचिए उस भाई के मन में क्या आ गया। उस भाई के मन में ये आया कि आई एम नॉट लवेबल, लोग मुझे प्यार नहीं करते हैं। और जो बहुत अच्छी पढ़ाई करता है, हाँ, पेरेंट्स कई बार मोटिवेट भी करते हैं कि अरे हाँ देखो, जो इसने कितना अच्छा पढ़ाई किया, तुम क्या कर रहे हो, तुम तो पढ़ाई नहीं कर रहे हो। कंपैरिजन। तो पेरेंट्स ने कंपैरिजन किया, तो उसके मन में क्या आ गया कि अगर मुझे पेरेंट्स का लव प्राप्त करना है, प्यार प्राप्त करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे लाइफ में कुछ करके दिखाना होगा। अब मुझे ऐसा कुछ करना होगा। तो क्या लग रहा है, लाइफ में कुछ करके दिखाना अच्छी बात है कि बुरी बात है? क्या लग रहा है अगर देखा जाए तो? अच्छी बात है। हमें लग रहा है अच्छी बात है, बट हमने उसे कंपैरिजन के फॉर्म में रखा। तो बच्चा कई बार क्या समझ लेता है कि अगर मुझे प्यार पाना है तो मुझे कुछ करके ही दिखाना पड़ेगा, उसके बिना मुझे प्यार मिलने वाला नहीं है। ये उसने गलत धारणा को अपना लिया। वही उसका ड्राइविंग फोर्स बन गया। उसने जाकर बहुत सारी अचीवमेंट की। वो पढ़ने में इतना होशियार नहीं था, इतना इंटेलिजेंट नहीं था, फिर भी अपने पूरी ज़िंदगी को झोंक दिया, इतना झोंक दिया, पैसे तो कमा लिए, लेकिन मन में शांति नहीं मिली। और आज भी उनको लगता है, वो असुरक्षित महसूस करते हैं। और आज भी वो महसूस करते हैं कि अगर मुझे स्नेह पाना है, प्यार पाना है, तो मुझे कुछ करके दिखाना पड़ेगा, मुझे वैलिडेशन चाहिए। तो वो उनकी ज़िंदगी का ड्राइविंग फोर्स है। तो मुझे बताइए, ऐसी सफलता का क्या मायने जो हमारे मन की शांति को भंग कर दे। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कैसे हमारा जो वर्तमान का जो बिहेवियर है, उसकी जड़ें पेरेंटिंग, उसकी जड़ें हमारे अपब्रिंगिंग में छिपी रहती है, और हमारी मान्यताएं या बिलीफ पूरे शो को ड्राइव करते हैं। जी, जैसे आपने ये बताया मुझे कि जो भी हमारी वर्तमान में चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं हमारे बचपन या पेरेंटिंग और अपब्रिंगिंग से कनेक्टेड है। तो इसका हीलिंग जो प्रोसेस है, एक तरीके से आपने बताया स्टेप 1 जो है अवेयरनेस है, और भी इसके जो प्रोसेस होंगे, है ना, तो उसको हम आगे डिटेल एपिसोड्स में बात करेंगे। और आपने आज की जो बात बताई, आई होप कि जो भी हमारे दर्शक हैं उनको ये चीज़ रिलेट होगी और समझेंगे कि कहीं ना कहीं अगर वो आज के समय में कुछ मतलब अनकंफर्टेबल चीज़ या इम्बैलेंस चीज़ को अगर देखते हैं, तो वो कहीं ना कहीं पुराने हमारी अपब्रिंगिंग या पास्ट में कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। उसको समझेंगे और हमारे साथ उस हीलिंग को करेंगे। आज के एपिसोड के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति। तो दोस्तों, आज के एपिसोड से हमने ये जाना कि कहीं ना कहीं हमारे आज का जो नेचर है, वर्तमान का जो नेचर है, वो कहीं ना कहीं हमारी अपब्रिंगिंग और हमारे बचपन से जुड़ा है, चाहे वो अच्छा ही क्यों ना हो, चाहे वो बुरा ही क्यों ना हो, है ना। तो अब हम आगे मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में और इनर हीलिंग के बारे में जानेंगे। तो जुड़े रहिए आपके अपने पसंदीदा शो ज़िंदगी बने आसान में। ओम शांति।